जातिगत जनगणना का विषय जिस प्रकार से उठा उसके बाद राजनीति में काफी हलचल देखने को मिली और उसको लेकर जो है ओबीसी समाज का वोट किस तरफ आकर्षित करे, कैसे करे, इसको लेकर काफी जो राजनीति है उसमें काफी प्लानिंग की जा रही है हम कह सकते हैं। और इस वक्त हमारे साथ जो यूपी के प्रभारी हैं ओबीसी समाज के, वो हमारे साथ हैं अनिल सैनी जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, जिस तरह से ओबीसी समाज को लेकर जैसे ही जातिगत जनगणना का विषय आया उसके बाद तमाम पार्टियां लुभाने की कोशिश कर रही हैं। भाजपा की बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी को बनाया गया, उसके बाद कांग्रेस की तरफ से भी डिप्टी सीएम 4 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे समाज को, तो किस प्रकार से देखते हैं? देखिए 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में और देश में सरकार बनी थी तो उस समय पूरे देश के पिछड़ों को लुभाया था मोदी जी ने कि भाई मैं ओबीसी हूँ, मैं ओबीसी हूँ। बेसिकली तो वो एक बड़ी है कि सब कास्ट से संबंध रखते हैं। जो भी जनरल में थी उन्होंने नोटिफिकेशन करा के वो ओबीसी में आए थे। अब चूंकि देश की जो टोटल आबादी का 52% आबादी है जो ओबीसी की है, और मोदी जी ने उस समय इन कमेरा वर्ग है, गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, दस्तकार हैं, इनको बहका के सिर्फ ये एक सोसा दिखा के कि ओबीसी का बेटा देश के प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट है, इन लोगों ने उस आकर्षण में आके मोदी जी को वोट दे दिया था, इसलिए प्रधानमंत्री बन गए। आज देश में विपरीत हवा है क्योंकि इस दौरान इस टेन्योर में 10 साल के इनके राज में पिछड़ों का क्या हुआ है। इन्होंने कहा था कि करोड़ों रोजगार देंगे, कहाँ सड़कों पे धक्के खा रहे हैं हमारे लोग, पढ़े लिखे लोग घरों में बैठे हैं। तो जो रोजगार के नाम पे, जो इनको सम्मान के नाम पे कहा कि भाई ओबीसी को सम्मान देंगे, तो कहाँ सम्मान है। तो आज कांग्रेस पूरे देश का ओबीसी कांग्रेस की तरफ देख रहा है और हमारी कांग्रेस हाईकमान ने इसको बड़ा गंभीरता से संज्ञान भी लिया है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा पिछड़ों को उनकी संख्या के हिसाब से चुनाव भी लड़वा दें। अच्छा, आपने कहा कि जो समाज है ओबीसी समाज कांग्रेस की तरफ देख रहा है, लेकिन उससे पहले की अगर बात करें 2014 से आपने बात की, उसके बाद बीजेपी सरकार, लेकिन उससे पहले भी तो कांग्रेस की सरकार थी। तो आप अभी उस तरफ देख रहे हैं, तो उस समय ही क्यों नहीं आप लोगों की मांगे? उस समय 2005 में जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनी तो उस समय भी हम संघर्ष में थे। उस समय भी हम बार बार डिमांड्स करते थे कि भाई ओबीसी को ये मिलना चाहिए, ओबीसी की संख्या के हिसाब से उनका प्रतिनिधित्व मिले, और जो हमारे को रिजर्वेशन की बातें हैं, जो हमारे 27% हमें जो आरक्षण दिया गया है क्लास 1-2 की पोस्ट में, उस समय भी बहुत बार मुद्दा मैंने ही उठाया था। मैं एक पहला व्यक्ति था हरियाणा में जिसने कहा था कि हमें 27% आरक्षण तो पूरा दो। जो क्लास 1 और 2 की जो पोस्ट है उनमें हमें 10% ही आरक्षण दिया जा रहा था। उस दौरान भी हम दिल्ली के जंतर मंतर तक हमने प्रदर्शन किए, कांग्रेस में नहीं सुनवाई, हम भी कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। परंतु अब समझ में आ रहा है कि भाई इस वर्ग को अब अनदेखा नहीं किया जा सकता, ये बड़ा वर्ग है, अब जागरूक हो चुके हैं। वो जो जागरूकता है इन लोगों में, यूनिटी है, अब वो इनको राइट्स दिलाएगी। और ख़ास तौर से हमने पीछे भी कांग्रेस हाईकमान में अपनी बात रखी थी। मैं प्रियंका गांधी जी से मिला था तो भी हमने हरियाणा के मामले में इस विषय पे हमने चर्चा की थी और वो भी इस मामले में गंभीर थी। अब हमारे देश का हाईकमान, कांग्रेस का हाईकमान गंभीर है, वचनबद्ध है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे को लोगों का प्रतिनिधित्व मिलेगा। क्या उस समय गंभीर नहीं था इस चीज़ को लेकर हाईकमान? देखिए उस समय हम इतने सक्रिय नहीं थे, मैं कोई पदाधिकारी नहीं था, एक साधारण कार्यकर्ता था। जब मुझे जिम्मेदारी मिली, जो मुझे यूपी भेजा गया, फिर मुझे अमेठी में भेजा गया 19 के लोकसभा चुनाव में, तो जब हम इनके संपर्क में आए तो हमने अपनी बात इन तक पहुंचाई। 10 साल के कार्यकाल में जो मांगे नहीं सुनी गई और अब आपको लगता है कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो आपकी मांगे मानी जाएंगी? 100% मानी जाएंगी। अब सब राइट्स भी मिलेंगे, लोग चुनाव भी लड़ेंगे। आज की प्रेस वार्ता में हमने यही डिमांड रखी है कि रोहतक सोनीपत लोकसभा में एक पिछड़ी जाति का व्यक्ति चुनाव लड़े। टोटल 10 लोकसभा में से 4 लोकसभा टिकट पिछड़े समाज को मिले। हर लोकसभा की 9 विधानसभा सीटों में से 4 सीटें पिछड़ा समाज को मिले। बिल्कुल, इस तरह से आपने कहा तो कुछ दिन पहले ही पूर्व गृह मंत्री सुभाष बत्रा ने भी ये मांग उठाई थी कि सोनीपत या रोहतक से जो है एक सीट पिछड़े वर्ग को मिले। हम सुभाष बत्रा जी ने जो मांग उठाई थी, मैं भी उनके साथ था। उनकी अंदर की पीड़ा झलकी, उन्होंने देखा कि इतना बड़ा वर्ग है और ये समाज अपने राइट से दूर है।
तो उन्होंने मांग रखी, हम उनका बहुत बहुत आभारी हैं। और सुभाष बत्रा जिस दबंगता से हमारी बात को रखा है, तो हम सुभाष बत्रा जी के साथ हैं। अच्छा, अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो आपका समाज उनका समर्थन करेगा? 100% समर्थन करेगा, हम खुद उनके साथ रहेंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह से जातिगत जनगणना की बात हो रही है, आखिरी सवाल मैं मेरा पूछना चाहूंगी, जातिगत जनगणना में आप लोगों का कहना है कि जो ओबीसी समाज है एक अहम भूमिका है उसकी, अब तो क्या समाज एकजुट नहीं है आपका? देखिए, जातिगत जनगणना अगर हो जाती है तो दूध का दूध पानी का पानी अपने आप ही पता लग जाएगा किसकी कितनी संख्या है। जातिगत जनगणना कराए ना, हम अपने आप को 35-40% बताते हैं, तो हमारे को भी ये कहते हैं कि 20% है ओबीसी। तो कौन सी लोकसभा है? आप ये जो मैंने आपको टिप्स पे लोकसभा बताई है, किसी भी लोकसभा में 7-8 लाख से कम ओबीसी वोटर ही नहीं है। आपकी रोहतक में ही 7 लाख वोटर है और 7 पैसे की कीमत नहीं है। तो क्या ये समाज वोट देने के लिए पैदा हुआ है? क्या ये अपने राइट्स के लिए अपनी बात नहीं कर सकता? राइट्स की तो हम अपने राइट्स की बात कर रहे हैं, और इस राइट्स के लिए हमें कोई भी लड़ाई लड़नी चाहिए, हम लड़ेंगे, हम उसके लिए कटिबद्ध हैं। इस समाज को लुभा के वोट लेने का प्रयास हर बार किया जा रहा है, अब इस तरह का आपका कहना है, तो किस प्रकार से आप अपने समाज को जागरूक किस प्रकार से करेंगे कि वो जागरूक हो इस चीज में और अपनी भागीदारी करें? जल्दी है हम कांग्रेस हाईकमान से अपने नेताओं के साथ मिलेंगे और अपनी सारी की सारी बातें हरियाणा के बारे में उनसे चर्चा करेंगे कि हमारे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव लड़वाया जाए, जिससे विधानसभा में जाएं और अपने समाज को मजबूत करें। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अनिल सैनी जी, जिस प्रकार से इनसे बात की गई, तो ओबीसी समाज की जो भूमिका है उसको लेकर इन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए और जो लोकसभा सीट है उन पे चुनाव लड़ने का हक मिलना चाहिए इनको, और समाज को एकजुट करने का प्रयास जो है लगातार किया जाएगा। इसको लेकर हाईकमान से भी बात की जाएगी। ऐसी और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जल्द मुलाकात होगी नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।